मैं मौजूदा जैसे के बारे में बात करना पसंद करती हूँ। कोच्चि में बेशक मैं देख सकती हूँ कि वहाँ बहुत सारे अवसर हैं। असल में जैसे ये एक शहर है, यहाँ नौकरी के बहुत सारे अवसर हैं, खासकर युवाओं के लिए। असल में लेकिन मैं से आ रही हूँ। मेरा असली गृहनगर कोट्टायम है असल में, और कोट्टायम में कुडल्लूर या ये कड़ुथुरुथी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है असल में। तो वहाँ अभी जब मैं पिछले हफ्ते जैसे गई थी तो स्थिति असल में ये है कि मेरा मेरा घर भी असल में पूरी तरह से बंद है। मेरे घर में कोई नहीं है असल में। मेरा भाई जर्मनी में है, मेरी बहन कोच्चि में है, मेरे माता पिता जैसे दुबई में है, और हमारे घर हमारे पड़ोसी के बाईं ओर और दाईं ओर असल में कोई नहीं है सचमुच असल में। और मेरे मेरे रिश्तेदार भी बता रहे थे असल में कि पड़ोस में 40 साल से कम का कोई नहीं है। मेरे पड़ोस में असल में हाँ, हर कोई अब असल में सिर्फ वे लोग हैं जो 40 से ऊपर के हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि असल में वह सही है। असल में मेरे परिवार में भी वही स्थिति है, हमने घर बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों होता है। असल में मुझे ऐसा लगा उस समय कि कोच्चि में रहते हुए भी बेशक मुझे लगता है कि असल में यहाँ बहुत सारे मौके हैं, नौकरी के मौके हैं असल में, और ये रहने के लिए एक अच्छी जगह है। लेकिन हमारी छोटी छोटी जगहों में असल में मुझे लगता है कि हमारे राज्य की हर छोटी छोटी जगह में यह समस्या है असल में। लोग पलायन पलायन कर रहे हैं असल में। तो हाँ, भले ही हमें लगता है कि असल में विकास हो रहा है, अवसर है, ये कैसे होता है असल में, और आपको क्या लगता है? मैं 2020 में ही केरल वापस आया तो मेरी परवरिश चेन्नई में हुई, भले ही मैं केरल से हूँ। मुझे जो लगता है वह ये है कि जैसे हमारे पास अवसर तो हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि समाज की ओर से यह नैतिक सवाल उठता है। उदाहरण के लिए, अगर भले ही मैं ये झुमके या कुछ पहनूं, भले ही मैं क्वियर हूं, तो यह सवाल उठता है जैसे तुम कौन हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। और आप जानते हैं, भले ही आप खुद को आइडेंटिफाई, हमेशा यह सवाल उठता है जैसे तुम ऐसा नहीं कर सकते, याद हो तुम एक सीमा पार नहीं कर सकते, जो हमारे सिस्टम में सामाजिक रूप से अंतर्निहित है। मुझे लगता है चूंकि कोच्चि या तिरुवनंतपुरम या कालीकट जहाँ दूसरे राज्यों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो यह इन अनुभवों के लिए ज़्यादा खुला है। लेकिन अगर आप केरल के किसी भी गांव में जाएं तो वे अब भी आपको घूरेंगे, वे अब भी आपसे सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि यही वह बात है कि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लोग जैसे हैं वैसे रह सकें। मुझे लगता है कि सरकार भी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और वे भी निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं संस्कृति क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में, जहां लोग जैसे हैं वैसे रह सकें और वे वो काम कर सकें जो वे करना चाहते हैं। लेकिन फिर से मुझे लगता है सामाजिक रूप से हम अभी भी एक ऐसे स्तर तक बढ़ रहे हैं जहां लोग अभी भी ये समझने लगे हैं कि युवा क्या चाहते हैं। मेरा मतलब है, मुझे तो यही लगता है। मौके यहाँ आ रहे हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेशक और बुनियादी ढांचे लाने की कोशिश कर रही है। सब कुछ ऐसा है जैसे, मेरा मतलब है, अगर आप कोच्चि को देखें तो आप पहला सौर हवाई अड्डा, पहली वाटर मेट्रो देख सकते हैं। यहाँ जैसे बहुत सारी पहली चीजें हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी असल में मूल रूप से कोच्चि तेजी से बढ़ रहा है असल में। हाँ, लेकिन क्यों नहीं? कोच्चि असल में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, तो वहां मुझे लगता है कि असल में ज्यादा विकास है, असल में जगह है, और यह है कुल मिलाकर कोच्चि असल में प्रदूषित हो रहा है, या जैसे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सब कुछ बस कोच्चि में ही हुआ है। असल में एक नया साइबर टावर त्रिशूर या कोट्टायम में क्यों नहीं शुरू किया जा सकता? हाँ, उससे मतलब असल में आईटी में कहीं से भी काम किया जा सकता है। असल में इसके लिए मतलब सिर्फ एक शहर होने की जरूरत नहीं है। तो उस तरह से हर ज्यादा शहर असल में बेशक असल में प्रकृति को बचाते हुए, लेकिन और तभी और अवसर मिलेंगे ताकि लोग असल में कनाडा या जर्मनी या यूके ना जाएं। वे कोचिन के प्रति एक आम पक्षपात है। हाँ, ये ऐसा मैं कहूँगा। हाँ, यह असल में कोच्चि, त्रिवेंद्रम या कालीकट के बाहर विकास की थोड़ी कमी दिखाता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि त्रिशूर, कालीकट, कोट्टायम जैसे जिलों
और यहाँ तक कि वायनाड में भी काफ़ी हद तक पर्यटन और आईटी विकास के क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं। और साथ ही शिक्षा क्षेत्र एक ऐसी चीज़ है जिसे भी तलाशने की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार बाकी सरकारों की तुलना में बहुत बहुत पीछे है, लेकिन हमारी क्षमता और काबिलियत से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोचीन को बातचीत से अलग रखने के बजाय केरल में और भी बड़े क्षेत्र हैं जिनका बड़े पैमाने पर पर्यटन में उपयोग किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि केरल सरकार शायद एक अच्छा काम कर रही है, जैसे वे चीज़ों में निवेश कर रहे हैं और हमारे पास एक मुख्यमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वह लोगों को मीटिंग करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब उस पर आपकी क्या राय है? मैं सच में उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में औसत दर्जे की सरकारें हैं। तो जब औसत दर्जे का होना ही मानक हो तो कोई भी कुछ भी न्यूनतम हम उसकी सराहना करने लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा है, या आपको लगता है कि सरकार वाकई में अच्छा काम कर रही है? मेरा मतलब है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम, लेकिन तुलनात्मक रूप से दूसरे राज्यों की तुलना में आप जानते हैं, अपनी सरकार की सराहना कर सकते हैं। यह सब करने के लिए जैसे अप टू डेट चीजें, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और जनता के प्रति और प्रश्न करने योग्य होना, जनता के प्रति जवाबदेह होना, इस तरह। और वे और ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे अपने तरीके से। जैसे मेरा मतलब है, जब हम उनके पार्टी कैडर को देखते हैं तो वे कहेंगे हम के भारत में सबसे अच्छी सरकार है, इस तरह। हाँ, यहाँ की सरकार असल में लोगों की परवाह करती है। सिर्फ यह नहीं कहती कि वे लोगों की परवाह करते हैं, वे वाकई में अपने लोगों और उनकी भलाई की परवाह करते हैं। और सरकार ये भी करने की कोशिश कर रही है, जैसे हम क्या कहें, केरल में मूल रूप से एक बहुत ही नाजुक वातावरण है, तो वे ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विकास हो उससे पर्यावरण पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं, तो वे इसका भी ध्यान रख रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार को और ज्यादा युवा नेतृत्व को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास पुरानी पीढ़ी के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पश्चिम में जो हो रहा है, वहाँ बड़ी संख्या में युवाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। यह एक सकारात्मक बात है जिसे वास्तव में लागू करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो अपनी आवाज सुने जाने की मांग कर रहे हैं। यह मुझे लगता है कुछ ऐसा है जिस पर सरकार और ज्यादा गहराई से ध्यान दे सकती है। सरकार कर रही है, बिल्कुल, असल में सरकार कर रही है। जैसे कि खास तौर पर मुख्यमंत्री करुण मेनन पाठ के समय या चुरलामेला मुंडकई के समय हस्ताक्षरित या भूकंप भूस्खलन के समय हर दिन मीडिया के सामने आते हैं। कोविड में भी। हाँ, कोविड असल में, लेकिन जाहिर है साथ ही मैं कह सकती हूं कि असल में जैसा आपने कहा, असल में मुझे लगता है कि अभी मुख्यमंत्री 80-85 साल के शायद असल में, हाँ, जब उन्होंने शुरू किया शायद 70 या 75 के होंगे असल में, 10 साल पहले असल में। हाँ, तो जाहिर है अनुभव मायने रखता है। अनुभव के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो, और असल में एक राज्य का नेतृत्व करने के लिए उस अनुभव की भी ज़रूरत होती है असल में। और लेकिन कोई जो 40-50 की उम्र में है वह असल में हमेशा उस ताज़ी युवा ऊर्जा का स्वागत करता है। और काफ़ी हैं, बेशक बहुत सारे लोग हैं असल में। जब हम कम्युनिस्ट पार्टी में एलडीएफ में कहते हैं, असल में संभावित नेता हैं, असल में जो उस युवा उम्र में है असल में। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है, मुझे मतलब कांग्रेस में मैं जानता हूँ, मुझे सच में शक है असल में, क्योंकि वहाँ हर कोई नेता बनना चाहता है, कम से कम असल में।
यहाँ एक अनुशासन है, कम से कम। ठीक है, वे एक वरिष्ठ व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद संभालने दे रहे हैं। तो बेशक मैं इस बात से सहमत हूं, हमें और युवा नेता चाहिए, लेकिन साथ ही उस उम्र में पर्याप्त अनुभव वाले लोग हैं या नहीं, यह एक संदेहास्पद बात है। हाँ, और देश के बाकी हिस्सों में हो रही धर्म की बातचीत की तुलना में राज्यों में कहीं ज्यादा सद्भाव है। क्योंकि अगर आप केरल से कहीं भी बाहर जाते हैं तो धर्म एक बड़ा कारक है। धर्म, जातिवाद बहुत ज्यादा प्रचलित है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह केरल में बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है, लेकिन यह बहुत बहुत कम हद तक ही प्रचलित है। मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी तक केरल में कोई जाति व्यवस्था या धार्मिक बातचीत नहीं होने वाली है। बात यह है कि केरल एक तथाकथित प्रगतिशील राज्य है। जैसे कि यह एक बात है, मेरा मतलब है केरल में जाति व्यवस्था है, वहाँ धार्मिक कट्टरपंथी हैं, वहाँ रूढ़िवादी हैं। लेकिन समस्या यह है कि वे ये सब अतिवादी काम नहीं कर सकते हैं। और वे, आप जानते हैं, वे एक समूह के रूप में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास एक बहुत विविध सामुदायिक भावना, मेरा मतलब है हम हर दोस्त के समूह में भी बहुत विविधता देखेंगे। कभी किसी दोस्त से यह बातचीत नहीं होती, तुम किस धर्म से हो? हाँ हाँ हाँ। या आप समाज के किस वर्ग से हैं? यहाँ या तो आप एक अच्छे इंसान हैं या एक बुरे इंसान हैं। हाँ, बस। तो जो कोई भी कोशिश, जजमेंट बहुत कम है। हाँ हाँ, जो कोई भी इस उग्रवाद या जैसे कट्टरपंथ को लाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, वे चीजें यहाँ ज्यादातर काम नहीं कर रही हैं। लेकिन ऐसी जगह हैं जहाँ चिंगारियां उठती हैं। लेकिन यह, आप जानते हैं, नियंत्रित है, और अभी हमारी सरकार के प्रशासन की वजह से। मैं सोचता हूँ कि जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं एक मैं हिंदू धर्म से हूँ, भले ही मैं नास्तिक हूँ, भले ही मेरे समुदाय में, मेरे चचेरे भाई बहनों में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कट्टरपंथ की ओर मुड़ रहे हैं। वे बहुत रूढ़िवादी होते जा रहे हैं, और वे सिर्फ 18-19 साल के हैं। और हर बार जब मैं सवाल पूछता हूँ जैसे क्यों और क्या, और वे ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई खास जवाब नहीं होता। वे कहते हैं इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है। और मैंने उनसे पूछा किस पर आपकी शक्ति है, या किसके साथ आपकी शक्ति है जैसे, और वे वास्तव में इसका जवाब नहीं देते। लेकिन राज्य में ऐसे लोग आ रहे हैं जो बच्चों को दक्षिणपंथ की ओर ले जा रहे हैं, और वे उन्हें और अधिक कट्टरपंथी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम और अधिक ध्रुवीकृत हो रहे हैं। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए हमारे पास है, मेरा मतलब है हाल के लोकसभा इलेक्शन में हमारे पास त्रिशूर से बीजेपी के एक सांसद हैं। लेकिन मुझे सच में लगता है कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि त्रिशूर में हमारा ये मंदिर है, इसलिए खासकर त्रिशूर और त्रिवेंद्रम में जो हमारे मंदिर हैं, और मंदिरों के आसपास ये कट्टरपंथी और कई रूढ़िवादी लोग हैं, और वे अगली पीढ़ी को और रूढ़िवादी बना रहे हैं। हाँ, मुझे दूसरे समुदायों के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ शाखाएं लगती थीं। मेरे एक अंकल थे जिन्होंने मुझसे पूछा, तुम शाखा में क्यों नहीं आते? मैं ऐसा था कि नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं ना कह सका, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बताया था, और मेरी परवरिश ही कुछ इस तरह हुई है। यह एक विशेषाधिकार है जो मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह विशेषाधिकार और किसी के पास है। हाँ, क्योंकि उन्हें बेहतर अवसर दिए जाते हैं, उन्हें वित्तीय स्थिरता दी जाती है, और मुझे लगता है कि यही वे चीजें हैं जो इन लोगों को कट्टरपंथ की ओर ले जा रही हैं। मुझे लगता है कि यही है जो हर दूसरा धर्म दूसरे देशों में भी करता आ रहा है, लेकिन यहाँ अभी हिंदू धर्म या हिंदुत्व वही कर रहा है। यह जो भी हो, जैसे केरल में बीजेपी वे सबसे प्रभावशाली हस्तियों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इस राज्य इलेक्शन के लिए भी आप देख सकती हैं कि सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बीजेपी के उम्मीदवार बन रहे हैं और उनके प्रशंसक बीजेपी का हिस्सा बन रहे हैं। ये सभी कारक, जैसे उनकी रणनीति बहुत पेचीदा है। मूल रूप से
इसीलिए जैसे बीजेपी के पहले सांसद। हाँ, वह केरल में बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि लोग यहाँ बहुत ज्यादा होशियार हैं। हम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहयोग देख सकते हैं। या हिंदू और ईसाई असल में किसी हिस्से का पक्ष ले रहे हैं असल में, और पार्टी राजनीति का धर्म के साथ मिलना असल में बहुत स्पष्ट है। और अब धर्मों के भीतर हर धर्म असल में उपसंदर्भ हैं। कई छोटे छोटे धार्मिक समूहों ने असल में अलग अलग पार्टियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है और असल में गठबंधन कर रहे हैं, और ये पैदा कर रहा है, बेशक ये और ज्यादा नफरत और ज्यादा समस्याग्रस्त स्थितियां पैदा कर रहा है पिछले 5 सालों में। असल में मैं कहूंगा, या ये है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है कि पहले या पूर्व में असल में पीछे जाति का नाम होने पर लोगों ने असल में सवाल करना शुरू कर दिया। अगर आपका दूसरा नाम है तो आपका जाति का नाम असल में वहाँ है, और वह असल में एक उच्च जाति है। पिछले 5-10 सालों में, जैसे 5 साल पहले जब ये सब शुरू हुआ, लोग असल में पूछते थे, लेकिन आजकल असल में लोगों के पास एक जवाबी तर्क होता है। हर कोई एक दूसरा नाम एक जाति के रूप में रखने से ठीक है। जाति असल में एक ऊंची जाति ठीक रहा है। ये 10 साल पहले सामान्य था, और पिछले 10 सालों में असल में एक दौर था जब लोगों ने इस पर सवाल उठाए और फिर सोचा कि असल में जाति का होना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी लोग इस पर वापस आ रहे हैं। असल में यह एक लूप की तरह है जहां फिर से जाति धर्म आ रहा है और लोग असल में इसका जश्न मनाते हैं। और नहीं, वास्तव में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समूह ऐसा कर रहा है और दूसरा समूह पीछे नहीं छूटना चाहता, तो वे एक तरह से इसे भी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनका हर किसी का अपना प्रतिनिधित्व है, हर किसी के अपने अधिकार हैं। तो वे लोगों के एक समूह को उग्रवाद का समर्थन करते हुए देखते हैं, और अपने आप दूसरे समूहों में भी वह उसी दिशा में जाने की प्रवृत्ति होती है। मैंने यही देखा है कि मेरी ये बातचीत हुई थी, जैसे मैंने ये बातचीत देखी है जहां लोग ऐसे बात कर रहे थे कि आप जानते हैं उस विशेष धर्म में वे एक साथ हैं। आप जानते हैं उनका एक समूह है या उनका एक संघ है, और हमारे धर्म में यह नहीं है। हाँ, और हमें भी एक साथ आना चाहिए, हमारा भी एक संगठन होना चाहिए, हमें खुद को एकजुट करना चाहिए। तो जो भाजपा कह रही है कि चूंकि एसडीपीआई या पीडीपी या कोई अन्य धार्मिक पार्टी है ये कर रहा है, तो चूंकि वे एक साथ हैं, उनके पास एक पार्टी है, इसलिए हिंदुओं को भी एक साथ आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये 2014 से है। मुझे लगता है कि कट्टरपंथ और धार्मिक पहचान का जो मूल विचार है, आप जानते हैं, ये बहुत प्रचलित रहा है। आप जानते हैं, भले ही मैं खुद को हिंदू कॉल करना पसंद नहीं करता, मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जहां मुझे ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं एक हिंदू हूं, या जहां मुझे ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं एक विशेष धर्म से हूं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। मैंने सुना है, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त भी हैं जिन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ी कि वे कहाँ से हैं, खासकर जब हम उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन केरल में ऐसा नहीं था। लेकिन अचानक ये सामने आ रहा है, क्योंकि हमारे पास खेल के मैदान थे, जैसे हमारे पास मंदिर के मैदान या चर्च के मैदान थे जहां हम जाकर खेलते थे। लेकिन अचानक एक बोर्ड लगा होता है, जैसे आप जानते हैं, गैर हिंदू प्रवेश कर सकते हैं या गैर ईसाई प्रवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अभी भी बढ़ रहा है, और जो कि वास्तव में दुखद है, क्योंकि ये उस समुदाय पर सवाल उठा रहा है जो हमारे पास केरल में है। क्योंकि उदाहरण के लिए फोर्ट कोच्चि में हमारे पास 40 से ज़्यादा 42 से ज़्यादा समुदाय हैं जो अब सालों से सद्भाव में एक साथ रह रहे हैं। लेकिन फिर अगर ये त्रिशूर में कहीं या पलक्कड़ में कहीं हो रहा है, तो ये फोर्ट कोच्चि में भी आ सकता है, या ये कोट्टायम में भी आ सकता है, चाहे कोई भी धर्म हो। मुझे लगता है, मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले सकता, मुझे संगठन का कोई नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ ईसाई पादरी हैं जो भी वीडियो डालते हैं जो बताते हैं कि
वे इस्लामोफोबिया के बारे में बहुत बात करते हैं। और मुझे लगता है कि एक पादरी थे जो कैलाशुरी 2 की रिलीज़ का समर्थन कर रहे थे, और वे लोगों से फिल्म देखने के लिए कहेंगे या किसी विशेष धर्म के खिलाफ बात करने के लिए कहेंगे, चाहे वह इस्लाम हो या हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। लेकिन मुझे लगता है कि यह शुरू हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और ज़्यादा युवा लोग भी इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इन धार्मिक आधारों पर मजबूर किया जा रहा है। मेरा मतलब है, मैं यही सोचता हूँ। तो इस्लामोफोबिया को समुदाय के एक बड़े प्रतिशत से वोट निकालने के लिए एक चाबी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है ना? क्योंकि जो नफरत करने वाले हैं, जो नफरत मैं पिछले 5 से 6 सालों में, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी देख रहा हूँ। जब भी मैंने केरल से बाहर यात्रा की है, मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा गया है। जैसे जब मैं बताता हूँ कि मेरा नाम नीरज है, तो दूसरा सवाल जो आता है वह होता है, आपका दूसरा नाम क्या है? बस। और मैंने ये सवाल केरल या तमिलनाडु में नहीं सुना है। लेकिन हाल ही में मुझे वह अनुभव हुआ है जहाँ लोग मेरा दूसरा नाम पूछते रहे हैं, भले ही मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं नीरज हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और फिर नीरज क्या? ये वह सवाल है जो मुझसे पूछा जा रहा है, जो दुख की बात है। और जो ये सवाल युवा लोग पूछते हैं, जो और भी दुख की बात है। मुझे लगता है कि हम एक तरह से ध्रुवीकृत हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे ये छोटे छोटे बुलबुले हैं, जहाँ उदाहरण के लिए हम सब एक साथ काम करते हैं और हम सभी का काम एक जैसा है, और हो सकता है कि हम एक ही राजनीतिक विचारधारा भी साझा करते हों। तो इसके अलावा ये राजनीतिक विचारधाराएं या यह बातचीत कहीं और नहीं होती है। पिछले इलेक्शन, जैसे ये एलडीएफ सरकार दूसरी बार आई, उससे पहले ऐसा होता था कि एलडीएफ, फिर यूडीएफ, एलडीएफ, फिर यूडीएफ, अक्सर बदलाव होते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वे अगले इलेक्शन में भी विन करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है वे हैं जैसे ज्यादातर, मेरा मतलब है लोग जैसे सरकार और इस सब को वाकई पसंद करते हैं। वे कई तरीकों से एलडीएफ का समर्थन कर रहे हैं, तो ये असल में खत्म कर देता है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है केरल का सरकारों में बदलाव के कारण बहुत अच्छा विकास हुआ था, और दोनों सरकारों ने एक तरह से अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। मेरा मतलब है दोनों सरकारें सत्ता में रहना चाहती थीं, इसलिए वे सबसे अच्छा करना चाहती थीं। जैसे अगर एलडीएफ आ रही है, एलडीएफ सबसे अच्छा कर रही है, और फिर यूडीएफ आ रही है, तो वे जानते हैं कि बदलाव होगा। लेकिन अब एलडीएफ को यह पता चल गया कि अब और कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यूडीएफ, जैसे मैं नहीं जानती, जैसे यूडीएफ के पास अभी पर्याप्त अच्छा नेतृत्व नहीं है। यूडीएफ अब बिना सिर के मुर्गे की तरह लग रही है। हाँ। तो बात यह है कि अगर एलडीएफ फिर से जैसे वाइन करने जा रही है, तो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा समस्याएं होंगी। जैसे मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन वे अभी भी अच्छा शासन कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम ज्यादातर केरलवासी जैसे इन चीजों को लेकर चिंतित हैं। मेरा मतलब है अभी तक यहां कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यह दूसरा कार्यकाल और तीसरा कार्यकाल रहा है, तब समस्याएं होंगी। जैसे लोग उन समस्याओं की उम्मीद करते हैं, तो कभी कभी अगले इलेक्शन में भी एक बदलाव होगा। जैसे वे शासन में बदलाव चाहते थे, तो वे जैसे यूडीएफ के लिए और ज्यादा वोट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेतृत्व का मुद्दा यह है कि वे अब यूडीएफ पर भरोसा नहीं कर सकते, जैसे उस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन मैं नहीं जानती, जैसे यह सब लोगों पर निर्भर करता है, जैसे मूल रूप से लोग हमारे चुनावों का फैसला करेंगे। मुझे लगता है हमारे देश में हमारे पास 2 उदाहरण हैं। हमारे पास एक सरकार है जो शासन कर रही है, जैसे 2014 से कितना समय हुआ, अब 12 साल केंद्र सरकार, और हमारे पास एक सरकार है जो अब 10 साल से शासन कर रही है। मुझे लगता है कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती है, लेकिन यहाँ तक कि के लिए केरल सरकार के साथ मुझे लगता है कि वे उन विकास की कहानियों को पूरा कर पा रहे हैं जो उन्होंने शुरू की थी। आप जानते हैं, जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था वे उसे पूरा कर पाए, क्योंकि उन्हें एक विस्तारित कार्यकाल मिला।
लेकिन मुझे यह भी लगता है कि ज्यादातर विकास कार्यक्रम दूसरे यूडीएफ द्वारा शुरू किए गए थे कि वे वर्तमान स्थिति उसे खत्म कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कर सकता है। यह एक बहुत ही पेचीदा स्थिति है जहां हमारे पास कोई विपक्ष पार्टी नहीं है या हमारे पास कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो दूसरी तरफ का नेतृत्व कर सके। जो केंद्र सरकार के साथ भी यही मामला है। मेरा मतलब है सरकार को कौन चुनौती दे सकता है? विपक्ष के नेता नहीं है। हाँ, जैसे मूल रूप से कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। हाँ, जैसे केंद्र में मैंने जो देखा है वे विकास के बारे में बहुत सारी बातचीत शुरू करते हैं और वे योजनाएं भी शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ शुरुआत होती है। आमतौर पर कोई रखरखाव नहीं होता है। इसे सरकार ने प्रयास किया है, जो मेरे मामले में पर्याप्त नहीं है, लेकिन और प्रयास भी किया जा सकता है। लेकिन उस विकास को बनाए रखने के लिए वह प्रयास किया जा रहा है जो पहले ही शुरू किया जा चुका है। मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर एलडीएफ सरकार है तो कोई बदलाव ना भी हो तो ठीक है। अगर ये 10 साल 20 साल तक चलती है तो ठीक है। अगर यह कोई और पार्टी है तो असल में सिर्फ 5 साल ही काफी है। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने वह कहा, तो क्या आपको लगता है कि वे नए विकास कार्यक्रम लाएंगे? क्योंकि राज्य में मैंने जो भी कार्यक्रम देखे हैं वे ओमन चांडी सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नया शुरू नहीं किया है। उदाहरण के लिए कोच्चि मेट्रो, जो ओमन चांडी सरकार का एक विचार था, जिसे 2011 और 16 में शुरू किया गया था। यहाँ तक कि सड़कें भी, जो हम ये कार्यक्रम तब ओमन चांडी सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। मेरा मतलब है, बेशक वे बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन एलडीएफ सरकार उन सभी परियोजनाओं को पूरा कर पाई है जो ओमन चांडी सरकार ने शुरू की थी। तो क्या आपको लगता है कि वे राज्य के लिए नए कार्यक्रम या नई विकास परियोजनाएं बना पाएंगे? बेशक। निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है असल में, वरना बेशक सत्ता और ये सभी चीजें निश्चित रूप से असर डालेंगी असल में। लेकिन साथ ही उस बदलाव को लाने के लिए उसे संभालने वाला भी कोई होना चाहिए असल में। तो हमारा कोई विपक्ष है नहीं, ईमानदारी से कहूं तो असल में। इसलिए हम बदलाव के बारे में सोच भी नहीं सकते असल में। मेरे लिए बदलाव की जरूरत है असल में।